हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के नाम से है ये चैप्टर एंड इट कंटेन्स टू डिफरेंट चैप्टर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एक साथ बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो टर्म इक्विलिब्रियम है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सपोज वी हैव टू कंटेनर्स और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, एंड दिस कंटेनर इज एम्प्टी। तो हम किसी तरह से इन दोनों कंटेनर को अगर कनेक्ट कर देते हैं देन क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होगा इस कंटेनर से इस कंटेनर में, और इनिशियली कितना होगा वाटर, धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर फ्लो होता जाता है दोनों कंटेनर में सपोज वाटर लेवल जो है सेम हो जाता है। एंड एक बार अगर वाटर लेवल सेम हो गया तो उसके बाद यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होने वाला। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों कंटेनर में वाटर है दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये हो गया एक तरह का इक्विलिब्रियम। उस तरह से और एक देखते हैं। सपोज वी हैव अ ब्लॉक, या फिर सपोज हमारा डस्टर ही है, एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर है। तो मार्कर को मैं इस साइड से जितना फोर्स लगा के खींचूंगी इस साइड से भी उतना ही फोर्स से अगर मैं इसको खींचती हूँ विथ सेम फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इधर जितना फोर्स है इधर भी इतना फोर्स है, तो ये मार्कर कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर एक साइड का फोर्स ज्यादा हो जाता है तो इधर मूव करेगा, या फिर इस साइड का फोर्स ज्यादा हो जाता है तो इस साइड मूव करेगा। लेकिन जब हम सेम फोर्स लगाते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। फोर्स तो है इसके ऊपर बट मूवमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, एग्जैक्टली सेम है, ऑपोजिट है। इसीलिए टोटल जो है फोर्स, नेट फोर्स वो जो है कैंसिल हो जा रहा है एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट सेम टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इस साइड से हम जितने फोर्स से खींच रहे इस साइड से भी उतने ही फोर्स से अगर इस ब्लॉक को हम खींचेंगे देयर बी नो डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में है। सपोज दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो ये हो गया एक तरह का इक्विलिब्रियम। तो ये जो दोनों तरह के इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो अपोजिट फोर्सेस हैं या फिर दोनों एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं, सेम है और कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दो अपोजिट फोर्सेस तो यूज हो रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फिर जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे नेट चेंज, एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया मतलब यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम और एक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। सपोज इसी सेटअप में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ जिसकी वजह से इसको और ये और स्टैटिक नहीं रहेगा। यहाँ हम एक टैप में कनेक्ट कर देते हैं, यहां से कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होगा, ठीक है, इस कंटेनर में। तो जब यहाँ वाटर फ्लो होगा वाटर लेवल इंक्रीज करने लगेगा तो फिर वाटर क्या होगा, इस साइड को जाएगा, फ्लो करेगा। यहाँ हम एक कंटेनर टैप लगा देते हैं, यहाँ से वाटर निकलेगा। तो अभी सपोज कि यहाँ से जितना वाटर अंदर आ रहा है सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से हम रिलीज करते रहे, तब क्या होगा कि यहाँ से वाटर इधर आएगा, इधर फ्लो होगा और फिर इधर से निकल जाएगा। तो इस केस में ना
वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। कंटिन्यूसली वाटर का जो है इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग भी हो रहा है, जा रहा है वाटर निकल के से, बट जो लेवल है इट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे लेवल का कोई चेंज नहीं हो रहा, वाटर लेवल जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जो था वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, बट कंटिन्यूसली वाटर फ्लो भी हो रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर इस यहाँ से बाहर जा रहा है और एक कांस्टेंट लेवल भी मेंटेन हो रहा है। तो इस केस को हम अगर इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को देखें तो इसको बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। यहाँ जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, एक बार इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसको रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, वाटर आ रहा है एंड देन वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट को, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, ऐसे वाटर फिर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। पहला वाला रिएक्शन भी हो रहा है, दूसरा वाला रिएक्शन भी हो रहा है, बट इस तरह से हो रहा है कि हमको लग रहा है कि नेट चेंज क्या है, जीरो है, इसीलिए ये दोनों सेटअप जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इसके ऊपर बेस करके तो इस तरह के चेंजेस, अगर रिएक्शन की बात करें हम, तो सपोज ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, या फिर कोई भी रिएक्टेंट सपोज आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा इसमें, अगर आर पी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पी आर में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों सेम अमाउंट में, मतलब जितना आर पी को कन्वर्ट हो रहा है उतना पी आर को कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी एक गिवन कंडीशन में, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो एक फिक्स टेम्परेचर में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो रहा कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। जब आर पी में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। जब पी आर में कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो दिया जाता है इस टाइप के रिएक्शंस को शो करने के लिए, R to P for forward and P to R for backward reaction। ये इक्विलिब्रियम जो है अगर केमिकल रिएक्शन में होता है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आयनिक में होता है तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर फिजिकल सब्सटेंसेस में होता है, सपोज A B get converted into A plus B minus, तो ये एक आयनिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो इस केस में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो दिस विल बी कॉल्ड एन आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हो रहा आर पी, ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, सपोज सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, तो इस तरह का कोई अगर होता है कि फिजिकल प्रोसेसेस में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो हम उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इंडिविजुअली हम सब कुछ पढ़ेंगे, अलग अलग
केमिकल इक्विलिब्रियम्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर जो है फिजिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इंडिविजुअली हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या है और किस तरह के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट जो है आता है, हमको मिलता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले देखते हैं रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करके बात करें तो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल and irreversible reaction. Irreversible reaction. तो नॉर्मली हमको क्या लगता है कि जब भी हम रिएक्टेंट्स को एक कंटेनर में मिला देते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है और वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर फटाफट आप जैसे मिला रहे हो रिएक्शन होगा और सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में जो है कंप्लीट चेंजेस होते हैं। कंप्लीट आप जितना रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, सपोज आप 1 मोल रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा 1 मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। सपोज x प्लस वाई, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे। x प्लस वाई गिव्स p प्लस q। तो ये हो गया x प्लस एक्स वाई का पी क्यू में कन्वर्ट होना हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ सिर्फ क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ एक ही तरफ रिएक्शन होता है, सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 0, खत्म हो जाता है और वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही 0 होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा, मैक्स इसका 0, फिर धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। एंड एट सम पॉइंट जब पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कंप्लीशन पॉइंट आ जाएगा, तो ये मैक्स हो जाएंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपका हो जाएगा 0। तो इसके ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, सारे के रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करता है, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, direction that is forward direction, forward direction। तो रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये पीछे नहीं आ सकता, मतलब पी क्यू वापस से एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इस तरह के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑब्टेन्ड, इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑब्टेन्ड, यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, बट एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इसको किस तरह से हम शो करते हैं, एक सिंगल हेडेड एरो देख के दिखाया जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रहा है। बट एक जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी गिव्स सी प्लस बी, इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है कि इनिशियली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनिशियली ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, रिएक्टेंट्स मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होने लगते हैं, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक ए प्लस बी का कन्वर्जन होता है इनटू सी प्लस डी, जो कि इनिशियली होता है, और इनिशियली बहुत फास्टर भी होता है, जल्दी जल्दी ए बी सी डी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन तब मैक्सिमम होता है, सी डी होता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सी डी फॉर्म होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक
पर्टिकुलर अमाउंट को पहुंचती है तो फिर CD का डिसोसिएशन होके वो AB में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस से क्या होते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ ये दोनों तरह के रिएक्शन पॉसिबल हैं। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन और सेकंड वाला हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जल्दी जल्दी से ABCD में कन्वर्ट होंगे। फिर जैसे काफ़ी CD फॉर्म हो गया तो CD फिर AB में कन्वर्ट होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पहले हाई होता है। देन जब बैकवर्ड रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ आएगा जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो रेट है वो सेम हो जाएगी, मतलब जितना AB CD में कन्वर्ट होगा उतना ही CD वापस से फिर क्या होता है, AB में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो पॉइंट, जब वो पॉइंट मिलता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहली बात हो गई कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम उनको मिलता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आपको मिलता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है, किस तरह के रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, जनरली केमिस्ट्री में जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, या फिर आयनिक जो है रिएक्शंस है, वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सपोज NaOH बेस combine with HCl to form NaCl plus water, this water। तो ये सारे रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्टर होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से इनका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। तो ये हो गए एग्जांपल्स, न्यूट्रलाइजेशन, then combustion reaction, suppose carbon reacts with oxygen to form CO2। तो इस तरह के जितने भी combustion reaction है वो combustion, वो भी क्या होता है, irreversible होता है। एक बार जलने के बाद, combustion होने के बाद वो वापस से convert नहीं होता into carbon and oxygen। तो ये हो गया combustion, न्यूट्रलाइजेशन। इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयनाइजेशन रिएक्शन है वो सारा जो है वो इस इरिवर्सिबल रिएक्शन में जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम इंडस्ट्री में करते हैं या लैब में करते हैं, तो वो सारे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, जहाँ पे कंप्लीटली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो रिवर्सिबल का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल्स आर, सपोज अमोनिया N2 + 3H2 gives 2Na3। ये है बॉन हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है इन गैसेस फॉर्म टू फॉर्म अमोनिया। देन H2 + I2 gives 2HI, SO2 + O2 gives 2SO3। ये जो है H2SO4 का प्रिपरेशन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें ये रिएक्शन यूज होता है। तो इस तरह से ये सारे जो रिएक्शन है ये हो गए रिवर्सिबल रिएक्शंस, और ये हो गया हमारा कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ना बहुत जो है इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम है क्या, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लैब में या इंडस्ट्री में चीज़ें बनाते हैं तो हमारा जो एम होता है मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे मिले,
तो इसीलिए अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जा रहा है तो एट सम पॉइंट रिएक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे यील्ड करेंगे उसके बारे में हमको इस चैप्टर में जानना है कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो किन कंडीशन में एस्टैब्लिश होता है और फिर किस तरह से किस कंडीशंस को हम चेंज करके वापस से रिएक्शन को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट पा सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा डिटेल में। केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक इजी और मार्क फेचिंग चैप्टर है। इसमें कोई बेसिकली इतना मुश्किल प्रॉब्लम्स तो इसमें से कुछ आता नहीं है, लेकिन काफी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं दोनों चैप्टर्स में से। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम भी बहुत सारी जगह पे हम उसको यूज करने वाले, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम सेम रिएक्शन हम बोलते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A + B gives C + D। तो एट द आउटसेट क्या होगा कि A और B का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे CD फॉर्म होंगे तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। तो अगर ग्राफिकली हम देखें टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो इनिशियली क्या होगा कि AB का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन विथ टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और जो CD है उनका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम है 0 है जब CD बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन विथ टाइम वो फिर बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो जाएगा एंड रिएक्शन रेट जो है वो स्टैटिक हो जाता है, मतलब दोनों एक ही रेट से प्रोसीड करने लगते हैं, बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ROF, और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ROB। ये टर्म बहुत बार यूज होने वाला है इसीलिए इस तरह से मैं लिख रही हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ यहाँ पे क्या होता है, सेम हो जाता है, और उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, इट इज द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू rate of backward reaction. So equilibrium may be defined as the point at which rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो और इसके लिए कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सम फिक्स क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम फिक्स क्या रखेंगे, किस चीज को फिक्स रखना है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम। एक गिवन टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम फिक्स होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर देते हैं, कोई रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे वंस इक्विलिब्रियम सेट हो गया, स्टैब्लिश हो गया ABCD में, तो हम क्या करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट में डिस्टर्ब करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इनिशियली आप कितना ले रहे हो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता। तो और एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होगा तो उसमें 3 डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं।
सपोज कि एक सिंपल सा रिएक्शन है, A गिव्स B, इसमें इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। तो क्या हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में A की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, B एकदम कम। ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली ही कुछ देर के बाद रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो वहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, या फिर बहुत देर रिएक्शन चलने के बाद अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो वहां पे बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन्स प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो ये हो गया दो तरह के इक्विलिब्रियम। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी है कि दोनों का ही अमाउंट कंसिडरेबल हो, ए का भी बी का भी, तो डिफरेंट कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। रिएक्टेंट साइड बहुत हाई हो तब हो सकता है, फिर प्रोडक्ट साइड बहुत हाई हो तब हो सकता है, या फिर दोनों ही कंपेरेबल अमाउंट में फॉर्म हो चुके होते हैं उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो यानी हम इनिशियली हम कितना रिएक्टेंट ले रहे हैं उसके ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश होने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और फिर अगर हम उसको चेंज करते हैं या फिर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। या फिर प्रेशर चेंज करते हो आप, वॉल्यूम चेंज करते हो तब। बट एक बार अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो सब कुछ क्या होता है कि फिक्स हो जाता है। इसीलिए हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलते हैं कि हमको स्टैटिक लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। सपोज ए का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लिखा जाता है, या फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया इस तरह से लिखा जाता है, सी का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो ब्रैकेट हम दे रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए देते हैं, तो ये हम आगे यूज करेंगे। तो देयर बी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन के लिए। ये सारे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट। देन कलर का कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम, डेंसिटी, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। वंस इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो गया तो ये सारे जो टर्म्स हैं, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारे क्या होते हैं कि कांस्टेंट हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है रिएक्शन, और आगे वो बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमको लगेगा, कैसा लगेगा कि रिएक्शन बंद हो जाए, क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हो, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमको लगता है कि इक्विलिब्रियम जो है रुक गया रिएक्शन। तो क्या बोला जाता है, इट सीम्स टू बी स्टैटिक। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट का समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम का पॉइंट किसको बोला जाता है, वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ सेम हो जाता है, ठीक है। और एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया मतलब हमको क्या लगेगा, रिएक्शन बंद हो गया, बस लगेगा, बट एक्चुअली रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर रहा है, ठीक है। बट हमको ऐसा लगता है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए लगेगा कि रिएक्शन रुक गया। तो इसको बोला जाता है कि द इक्विलिब्रियम सीम्स टू बी स्टैटिक बट इट इज डायनामिक इन नेचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इक्विलिब्रियम की। Characteristics of equilibrium. Characteristics of equilibrium. सबसे पहली बात होगी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इक्विलिब्रियम seems to be static but it is dynamic in nature. Equilibrium seems to be static but it is dynamic in nature. But it is dynamic in nature. डायनामिक है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद सपोज एक रिएक्शन हम लेते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसको अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं, 2NH3, इसका बैकवर्ड रिएक्शन ये हो गया, gives N2 + 3H2। तो यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में है। सेम इक्विलिब्रियम हमको इस तरह से भी मिल सकता है,
यहाँ पे भी वही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से प्रोसीड करो या बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रोसीड करो, दोनों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हमको वो पॉइंट मिल सकता है। तो दिस इज द पॉइंट कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कैन बी obtained from both directions. Forward as well as backward direction. नेक्स्ट, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो जो भी हमारे क्राइटेरियाज हैं, जो टर्म्स है, वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज बिकम्स कांस्टेंट, मतलब वैल्यू उनकी कांस्टेंट हो जाती है। क्वांटिटीज are constant at equilibrium, constant like for example concentration हो गया, concentration, pressure, color, density, इन सब की वैल्यू इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स तो नहीं, कांस्टेंट हो जाती है, वैल्यू चेंज नहीं होता है इनमें कुछ, इसीलिए हमको लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, स्टैटिक जैसा लगता है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज अगर हमारा रिएक्शन जो है गैसेस रिएक्शन, जैसे ये वाला N2 + 3H2 gives 2NH3, एक गैसियस रिएक्शन है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा। गैसियस रिएक्शन के केस में अगर हम कंटेनर खुला लेते हैं, एक ओपन कंटेनर आप यूज कर रहे हो गैसियस इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे क्या होगा कि कंटेनर में से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो भी ओपन गैस स्टेट में है वो एस्केप करने लगेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बाहर जाने लगेंगे। इन दैट केस इक्विलिब्रियम हमारा नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट्स बाहर चले जा रहे हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो जो रिएक्टिंग सिस्टम है उसमें से निकल जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ क्लोज कंटेनर, तभी जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर खुला कंटेनर होगा तो सपोज नाइट्रोजन ज्यादा निकल गया या फिर जिसका रेट ऑफ जो है डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना फास्ट, जितना लाइटर गैसेस होंगे जल्दी निकल जाएंगे, तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम ही एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो निकल जाएगा अगर कंटेनर छोड़ के चला जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इन केस ऑफ गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज ओनली एस्टैब्लिश्ड इन ए क्लोज कंटेनर। In case of gaseous reversible reaction, equilibrium can only be obtained. Equilibrium is obtained only in a closed container. Obtained only in a closed container. नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, तो कैटलिस्ट क्या है पहले देखिए। कैटलिस्ट हम यूज क्यों करते हैं, कैटलिस्ट जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सपोज एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, इस पॉइंट में बहुत लेट से हो रहा है, ठीक है। टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ग्राफ ले रहे हैं, तो सपोज यहाँ रिएक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन सेम रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इट विल अफेक्ट बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों को ही क्या करता है? इंक्रीज करता है, त्वरान्वित कर देता है, बढ़ा देता है। तो इन दैट केस हमारा जो इक्विलिब्रियम लेट में स्टैब्लिश हो रहा था वो बिफोर टाइम स्टैब्लिश हो जाएगा, जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो गया एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में इक्विलिब्रियम और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर वैसे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि बोथ डायरेक्शंस को अफेक्टेड करता है और नेट रिएक्शन को फास्टर कर देता है, ठीक है, जल्दी लाने में मदद करता है कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस। एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया मतलब कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये याद रखें कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड नहीं करता। अगर क्वेश्चन आता है कि डज इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैज एन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो नो, इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो अफेक्टेड नहीं कर सकता। आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर कैटलिस्ट यूज करते हो देयर बी नो चेंज, लेकिन आप जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो दैट विल ब्रिंग द इक्विलिब्रियम अर्लियर। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट increases the rate of forward and rate of backward reaction and brings the equilibrium earlier तो इतना ही काम है कैटलिस्ट का, कि वो इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में मदद करता है। ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे उससे डिराइव करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें तब तक आप इतना जो है उसको पढ़ लें, ठीक है।